आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन बता दिए ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पृष्ठभूमि क्या था ये भी हम लोग देख लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, ये भी हम लोग देख लिए। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का इम्पैक्ट पहला तो ये है कि ब्रिटिश सरकार के पूरे उद्योग धंधे ठप हो गए थे। भारत में ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से जो है सो नतमस्तक हो गई थी। ब्रिटिश सरकार बस ये मौका ढूंढ रही थी कि कैसे महात्मा गांधी से उनका एक मीटिंग हो जाए। वो एक तलाश कर रही थी कि महात्मा गांधी से कैसे उनका एक समझौता हो जाए। ऐसे में दो व्यक्ति हैं, एक है M.R. जयकर और दूसरा तेज बहादुर सप्रू। यहां ये ध्यान रखिएगा कि M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू के मीडिएटरशिप से भारत के गवर्नर जनरल और महात्मा गांधी के बीच समझौता होगा क्या कि जब महात्मा गांधी के 11 सूत्री मांगों को इनकार कर दिया, कौन? लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन एक और चीज क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लिख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन थे। हो गया? लॉर्ड इरविन। कुछ और फैक्ट लिख लीजिए जहां से प्रश्न पूछेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंगेर के बरही नामक स्थान पर सरकार का शासन समाप्त हो गया। बरही नामक स्थान पर सरकार का शासन समाप्त हो गया। किसका शासन? सरकार का हो गया। का शासन समाप्त हो गया। देखिए, होगा, हम क्या बताएं कि जब ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश शासन काल में जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो लगभग 38% प्रोडक्ट जो ब्रिटिश उद्योग में बनते थे उसके डिमांड घट गए। ब्रिटिश सरकार इसलिए इतनी कमजोर पड़ गई क्योंकि पिछले जो असहयोग आंदोलन है वो और सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो, इन दोनों के बीच महात्मा गांधी गांव में घूम घूम करके बहुत काम किए थे। पंचायतों को मजबूत किए, जो स्मॉल और जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको मजबूत किए, खादी इंडस्ट्री को बंटवाए। कांग्रेस ने खुद 1000 चरखे बंटवाया था ताकि इस समय खादी पर जोर ना चल सके। हाँ, इस समय आएगा। तो यहां पर देखेंगे क्या कि ब्रिटिश शासन काल में सत्ता भी कमजोर हो गया और उसके उद्योग भी कमजोर हो गए।
ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अभी है रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ये दबाव बना रहे हैं महात्मा ये लॉर्ड इरविन पर कि किसी भी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लो। इसे गैर कानूनी भी घोषित कर दिया गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को इलीगल भी अनाउंस कर दिया गया, गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी तरफ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला, इसका कारण क्या था? गांधी के 11 जो पॉइंट थे उसके डिमांड को बायकॉट कर देना, बहिष्कार कर देना। लेकिन गांधी का जो 11 पॉइंट था वो किसके खिलाफ आया था? साइमन कमीशन के रिपोर्ट के खिलाफ, है ना। गांधी का जो 11 सूत्री मांग है, ये महात्मा गांधी साइमन कमीशन के रिपोर्ट के खिलाफ लाए थे। ऐसे में साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, और वही सर्वदलीय बैठक जाना जाता है गोलमेज सम्मेलन के नाम से। यहां यह ध्यान रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ, 1930 से लेकर के 1932 तक में 3 बार हुआ। पहला और तीसरा में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन दूसरा ऐसा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया। भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। पहला जब गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक में, तो जब कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया तो यह असफल हो गया। कांग्रेस के बहिष्कार के कारण जब पहला गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है तो ब्रिटिश सरकार पर 3 दबाव है। ब्रिटिश सरकार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का दबाव। क्या क्या? पहले तो आर्थिक दबाव, ब्रिटिश वस्तुओं का मांग घट गया, मांग घट गया। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, और ये राजनीतिक दबाव था और प्रशासनिक दबाव। प्रशासनिक दबाव, और ये प्रशासनिक दबाव किसका है? तो आंदोलन। आंदोलन में प्रभाव इतना था कि ब्रिटिश सरकार के सारे महकमा इसके प्रति जुटे हुए थे। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। ऐसे में इस दबाव में तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के मध्यस्थता से क्या हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ,
चूंकि ये समझौता दिल्ली में हुआ, इसलिए इसके दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसे गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ये कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को। हो गया? आंदोलन का दबाव था पूरे के पूरे, मतलब इसको कैसे मेंटेन करें, कैसे रोकें। 5 मार्च 1931। हो गया? गांधी इरविन समझौता, ये जो गांधी इरविन समझौता है, इस गांधी इरविन समझौता में क्या किया गया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। पहला चीज। दूसरा, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। और इस सम्मेलन में गांधी जी के मांगों को स्वीकार कर लिया गया। जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया और इसके बदले गांधी जी के साथ 2 ही शर्त थी कि उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना होगा और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधि जाएगा। सर ये कांग्रेस क्यों नहीं सम्मिलित हो रहा था तब तक? हाँ? कांग्रेस क्यों पार्ट नहीं ले रहा था? किसमें? गोलमेज आंदोलन में क्यों नहीं ले रहा था, बताइए आप लोग। हाँ? अरे जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को ही एक्सेप्ट नहीं किए हैं तो साइमन कमीशन भी एक्सेप्ट नहीं किए, और जब साइमन कमीशन एक्सेप्ट नहीं किए तो क्या उसको रिपोर्ट पे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। जब उसके रिपोर्ट पर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके चर्चा में भाग क्यों लेंगे हम? शुरुआत तो 1919 से है ना। तो यहां पर देखेंगे क्या कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच जब समझौता हुआ तो इस समझौता में महात्मा गांधी के सभी शर्तों को लॉर्ड इरविन ने मान लिया। इसके बदले लॉर्ड इरविन का 2 शर्त था कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा और दूसरा, महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेंगे।
लॉर्ड इरविन पर दबाव था ब्रिटिश पीएम का कि किसी भी तरह से कांग्रेस का एक रिप्रेजेंटेटिव लंदन भेजो जिसको गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा जाए। और जब लॉर्ड यहाँ पे भगत सिंह को भी तो बचा सकते थे गांधी जी। बताते हैं। तो यहां पर देखेंगे क्या कि महात्मा गांधी जब स्वीकार कर लिए कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएगा और इस बात की जानकारी रंजन मैकडोनाल्ड को हुई, वहां के पीएम को हुआ कि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं बल्कि स्वयं गांधी प्रतिनिधि बनकर के आ रहा है, तो उसका ठिकाना खुशी का 7वें आसमान पर था कि गांधी स्वयं आ रहा है उसके ठिकानों पर बात करने के लिए। यहां यह भी ध्यान रखिएगा कि रैमजे मैकडोनाल्ड को ही पता है कि गांधी का कार्ड मेरे पास नहीं है। गांधी का एक ही कार्ड है और वो है भीमराव अंबेडकर। वो तैयार रखा था भीमराव अंबेडकर को। खरीदेगा कैसे? पर भीमराव अंबेडकर को खरीद सकता है। भीमराव अंबेडकर में किसी के सवाल का जवाब, उनके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन दुनिया के हर व्यक्ति का सवाल का जवाब उनके पास था, चाहे वो अध्यात्म से हो या अर्थव्यवस्था से हो या राजनीति से हो या विधि से हो। आदमी जुड़ा किससे रहता है? अध्यात्म से जुड़ा रहता है। आदमी जुड़ा किससे रहता है? समाज से जुड़ा रहता है, राजनीति से जुड़ा रहता है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा रहता है, कानून विद्या से जुड़ा रहता है। ये पांचों में वो मास्टर्स थे। तो हर सवाल को अभी के जैसा डिग्री थोड़े लेते थे वो, तो हर सवाल का जवाब था। तो गांधी के लिए कोई कार्ड था भारत में तो वो थे अंबेडकर। और अंबेडकर अपने जिद पर थे, अपने वर्ग को उठाने के लिए। देखिए अंबेडकर को इसीलिए महान माना जाता है क्योंकि वो चाहते तो वो हर रॉयल लाइफ जी सकते थे, लाठी नहीं खाते वो वित्त मंत्री थे। किसका? बीकानेर राज्य का। उन्हें अमेरिका में पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी मिला था कि आप पढ़ाइए यहां पर, रॉयल लाइफ वहीं जी सकते थे, लेकिन वो जिए नहीं। वो अपने साथ साथ अपने लोगों को उठाने की बात को लेकर के फिर संघर्ष में जुड़ गए। तो यहां पर जो है महात्मा गांधी जब स्वीकार कर लिए कि मैं गोलमेज सम्मेलन में जाऊंगा, तो गोलमेज सम्मेलन में निर्णय क्या था? गांधी इरविन समझौता में यहां पर देखेंगे गोलमेज सम्मेलन में जो बात होना था वो होना था किस पर? साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर। और इस साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर जब बात होना था तो साइमन कमीशन में क्या क्या डिमांड रखा गया था? डिमांड तो यह भी रखा गया था कि झारखंड राज्य को अलग करना है, याद है? सब पर चर्चा होना था, करवाना है या नहीं करवाना है। और साइमन कमीशन के पास पहले ही रिपोर्ट डिमांड कर चुके हैं वो कि जिस तरह से मुस्लिमों को, जिस तरह से एंग्लो इंडियन को, जिस तरह से सिखों को सेपरेट इलेक्टोरल दिया गया है, दलित को भी सेपरेट इलेक्टोरल दो। ऐसे में फूट डालो राज करो की नीति के तहत तो अंग्रेज 1857 के बाद चलते आ रहे हैं, तोड़ने की बात भी हो गई थी। दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल मिलेगा। दलितों का अलग से नेता चुना जाएगा। अब यहां पर जब बात हुआ तो महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां चले गए? लंदन। सभी ने अपने आंदोलन वापस कर दिए और लंदन चले गए। लंदन में जब गए तो यह दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। हेडिंग दीजिए पहले, गोलमेज सम्मेलन। इसके रिगार्डिंग पहला फैक्ट लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए
3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 1930 से 13 जनवरी 1931 तक हुआ। 13 जनवरी 1931 तक हुआ। इस सम्मेलन में 89 सदस्यों ने भाग लिया। वहीं इसका उद्घाटन ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम ने किया। वहीं अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस, बता रहे दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया। इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा। तथा एक ब्रिटिश नागरिक
ने अर्ध नंगा फकीर कहा, अर्ध नंगा फकीर कहा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलित आरक्षण को लेकर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच मतभेद हो गया, जिसके कारण महात्मा गांधी बीच सम्मेलन से ही 28 दिसंबर 1931 को भारत वापस लौटाए। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिंगटन थे। महात्मा गांधी ने भारत वापस आकर अरे तो लंदन से यहाँ आने में टाइम नहीं लगेगा, फ्लाइट थोड़ी है। भारत क्या लिखे? भारत वापस लौटकर दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। एक जनवरी 1932 को की। वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेचर है। दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1 जनवरी 1932 को की, जो 1 जनवरी 1932 को की, जो 1934 तक चला। 1934 तक चला। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इस सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसी सम्मेलन में
शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 का योजना प्रस्तुत किया गया, योजना प्रस्तुत किया गया। हो गया। देखिए, तो गोलमेज सम्मेलन में क्या बताए कि एक तरफ गांधी इरविन समझौता हुआ, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ है, पहला और दूसरा में। एक और चीज लिख लीजिएगा, तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया है। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया है। गांधी इरविन समझ लीजिए, यहां पे गांधी इरविन समझौता के बाद महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करने के लिए कहां चले गए? लंदन चले गए। और जब लंदन चले गए तो लंदन में हम बताए कि भीमराव अंबेडकर से इनका मतभेद हो जाता है सांप्रदायिक आरक्षण को लेकर के, अर्थात दलित आरक्षण को लेकर के। कौन? भीमराव अंबेडकर कभी कांग्रेस में है ही नहीं। मुस्लिम लीग के मुस्लिम लीग में वो जबरदस्ती जिन्ना उनको भेजेगा कि अकेले तो सकेगा नहीं ना जिन्ना, कांग्रेस के नेताओं को अकेले सकेगा नहीं, तो किसी को तो चाहिए उसके पक्ष में। तो यहां पर देखेंगे क्या कि ऐसे में ये भीमराव अंबेडकर तीनों ही सम्मेलन में भाग लेंगे। अब जब महात्मा गांधी से दूसरा सम्मेलन इनका विवाद हो जाएगा तो महात्मा गांधी क्या करेंगे कि भारत आने के बाद दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। यहां पर महात्मा गांधी को अहंकार हो गया। महात्मा गांधी को अहंकार इस मामले में हो गया कि कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि कांग्रेस के कुछ सदस्यों की मांग थी कि भगत सिंह के जैसे जो कैदी हैं, जो उनको जो रिहा करने का शर्त जोड़ा जाए। शर्त यहां पर यह है कि महात्मा गांधी अगर कहते तो संभवतः वो भी जो है शर्त मान लिया जाता, क्योंकि बिना शर्त महात्मा गांधी की बातों को मानने पर निर्णय लिया गया था। बट जो 11 सूत्री जो मांग थी, उन 11 सूत्री मांगों में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात की गई थी, आपराधिक कैदियों की नहीं। जो ये थे भगत सिंह थे, भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया सेंट्रल एशिया बम कांड के कारण, वो राजनीतिक है। लेकिन उन पर जो केस चलाया गया, वो केस चलाया गया लाहौर षड्यंत्र के कारण, वो आपराधिक है। आपराधिक कहने का मतलब किसी की हत्या का केस उन पर चल रहा था, तो ऐसे में आपराधिक केस उस संधि के तहत नहीं था। 11 सूत्री मांग जो की गई थी उसमें शामिल नहीं था। और उस समय तक भगत सिंह की फांसी के डिसीजन को डिक्लेयर नहीं किया गया था जिस समय शुरुआत की गई थी। और वो साबित हो चुका था भगत सिंह पर, बताए थे जतिन दास जो थे, वो जतिननाथ जो थे, जतिननाथ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ इन्होंने ही मिलकर के लाहौर षड्यंत्र को, कंस्पिरेसी को अंजाम दिया है। सब कुछ यहां पर नॉर्मल था। गांधी इरविन समझौता का एक ही बात पर आलोचना किया जाता है कि जो आपराधिक जो कैदी थे, महात्मा गांधी ने उन लोगों को छूट नहीं दिलवाया। ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी हिंसा को कभी सपोर्ट ही नहीं किए थे। हिंसक गतिविधियों को भी वो किसी आंदोलन में सपोर्ट नहीं किए थे, तो अपने मांगों में वो आपराधिक कैदियों की रिहाई की भी बात नहीं की थे। बट इस समय भगत सिंह सबसे बड़े जनवादी नेता थे, युवाओं के नेता थे। ये तब और भड़क गया जब गांधी इरविन समझौता के बाद इरविन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर गांधी ये कह देते तो भगत सिंह को भी छोड़ दिया जाता। इसके बाद विवाद बढ़ गया, विवाद पहले नहीं बढ़ा। हम पहले बता चुके हैं कि किसी भी तरह से वो राष्ट्रीय आंदोलन को फूट डालो राज करो की नीति के तहत चलेगा। इस आंदोलन को भड़काने के लिए महात्मा गांधी के जो सपोर्टर थे, महात्मा गांधी का विरोधी बनाने के लिए 23 मार्च 1931 को महात्मा गांधी भगत सिंह को क्या किया गया? फांसी दे दिया गया। जब महात्मा गांधी कहां गए? लंदन। और इसी दौरान देखेंगे क्या, भगत सिंह को जब फांसी दी जाएगी तो गांधी की आलोचना होना शुरू हो जाएगा।
दूसरी ओर जब गांधी वापस आएंगे तो वापस आने के बाद वो वेलिंगटन से मिलेंगे, वेलिंगटन मिलने से इनकार कर देगा, और वो इनकार ही नहीं करेगा बल्कि जो गांधी समझौता था उस समझौता की शर्तों को भी उसने तोड़ दिया। मजबूर होकर के महात्मा गांधी दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस साथ नहीं देता, और जब कांग्रेस साथ नहीं देता तो यहां पे कहते हैं कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं रेत से भी आंदोलन खड़ा कर दूंगा, और यही उनका अहंकार उनको दिल्ली डूबता है। दूसरा, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है तो वो जनसामान्य का सपोर्ट नहीं मिला महात्मा गांधी को, जो पहली बार मिला था, पहले मूवमेंट के दौरान मिला था, और धीरे धीरे यह आंदोलन स्वतः क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। महात्मा गांधी इसको अपने आप में बंद कर लेंगे। तीसरी तरफ क्या होगा, हम बताएं कि जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार कर लिया कि दलितों को अलग आरक्षण दिया जाएगा, दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। और जब यह घोषणा किया गया, यह प्रावधान जोड़ा गया, तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर चले गए। महात्मा गांधी को भारत आने पर, लंदन से जब वापस आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किए, तो इन पर देशद्रोह का आरोप लगा करके जेल में डाल दिया गया। पूना के यरवदा जेल में ये कैद थे। तभी इनको सूचना मिली कि दलित आरक्षण का प्रावधान जोड़ा जा रहा है। इसी शर्त पर और इसी प्रावधान के विरोध में, दलितों के आरक्षण के विरोध में महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर चले गए, हंगर स्ट्राइक पर चले गए। महात्मा गांधी की जब मृत्यु नजदीक दिखने लगी, तब कुछ कांग्रेस के नेताओं और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता करवाया गया, जिसे पूना समझौता के रूप में जानते हैं। पूना समझौता में मीडिएटर जो थे वो दो लोग थे, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा मदन मोहन मालवीय। इन दोनों के मीडिएटरशिप से महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, और जब समझौता हुआ तो भीमराव अंबेडकर गांधी को यह कन्विंस करने में सफल हो गए कि क्यों दलितों को आरक्षण चाहिए। पूना में जब बैठक हुई तो पूना की बैठक में भीमराव अंबेडकर गांधी को यह समझाने में सफल हो गए कि दलितों को आरक्षण की आवश्यकता क्यों है। महात्मा गांधी ने अंबेडकर को यह वचन दिया कि दलितों को आरक्षण मिलेगा, बशर्ते एक्ट के तहत नहीं। कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वो अपना सीट दलितों के लिए छोड़ देंगे। कांग्रेस एक्ट में जितना मिलेगा उससे दोगुना सीट कांग्रेस देगी, बशर्ते वह ब्रिटिश सरकार से दलित आरक्षण नहीं लेगा। दोनों के बीच समझौता होता है, तो इसी समझौता के शर्त पर भारत शासन अधिनियम 1935 में दलितों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब यहां पर देखिए, सब चीज हो रहा, साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया, गांधी लेविन का समझौता हुआ, नेहरू रिपोर्ट आया, उसके बाद पूना फैक्ट आया। इन सब समझौता को आधार बना करके अब एक बड़ा सा एक्ट बनेगा, जो है भारत शासन अधिनियम 1935। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत में जड़ बन जाएगा किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो तब तक लिख लीजिए कुछ फैक्ट। पूना समझौता, पूना समझौता पूना समझौता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान संबंधी
अधिपत्र जारी किया जिसे सांप्रदायिक पंचायत, पोस्ट में कम्युनल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की घोषणा कर दी। 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की घोषणा कर दी। फलस्वरूप 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन की घोषणा कर दी। फलस्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन और सी राजगोपालाचारी के मध्यस्थता से, मेडिएटरशिप, सी राजगोपालाचारी के मध्यस्थता से 26 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में 26 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में, पूना के यरवदा जेल, संजू बाबा मूवी नहीं देखे? जी सर। उसमें डायलॉग क्या है? बाबा और क्या बापू और बाबा, ये ना डायलॉग है उसमें। पूना के यरवदा जेल में, पूना के यरवदा जेल में समझौता करवाया गया जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के अनुसार दलितों के लिए प्रांतीय विधायिका में, स्टेट लेजिस्लेटिव प्रांतीय विधायिका में 148 सीट, 148 सीट तथा केंद्रीय विधायिका सेंट्रल लेजिस्लेटिव में 18% सीट आरक्षित किया गया। 18% सीट रिजर्व किया गया। हो गया। देखिए अब कौन कौन सा नहीं, साइमन कमीशन का रिपोर्ट ये समझौता जो है जेल में होना है। गोलमेज
सम्मेलनों का रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, और पूना समझौता। इन सब के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 पारित हुआ। इन सभी के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित हुआ। क्या क्या प्रोविजन है ये तो हम बता चुके हैं पॉलिटी में, फिर बताना है। हाँ? आप ही लोग बताइए तो क्या क्या है। अखिल भारतीय परिषद का गठन लिखिए। पहला, 2 सदनीय केंद्रीय विधायिका। हो गया? लिखिए। पहला, 2 सदनीय केंद्रीय विधायिका का प्रावधान था। बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव। 2 सदनीय केंद्रीय विधायिका का प्रावधान था। बाई कैमरल सेंट्रल लेजिस्लेटिव। प्रांतों में स्वायत्त शासन, ऑटोनोमस गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। ऑटोनोमस गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध नहीं, स्वायत्त शासन। प्रांतों में स्वायत्त शासन। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट, बिहार और उड़ीसा का पुनर्गठन। नेक्स्ट, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। नेक्स्ट, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट, दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित। सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई।
के लिए संघ स्थापित करने की व्यवस्था की गई। भारत के लिए संघ स्थापित करने की व्यवस्था की गई। संघ स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान था, डुअल गवर्नमेंट इन फेडरल लेवल। संघ स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान था। हो गया। अभी जो बताए कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था की गई, ठीक है। 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में स्वायत्त शासन की व्यवस्था, शासन का ऑटोनोमस गवर्नमेंट की व्यवस्था थी। और इसके लिए इस समय भारत में कितने प्रांत हैं? 11 प्रांत। और इन 11 प्रांतों में चुनाव जो हुआ कब हुआ? 1937 को। कब हुआ? 1937 को। और जब चुनाव हुआ तो हम आपको बताए कि 5 जगह कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, 3 जगह कांग्रेस का गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ, ये पूर्ण बहुमत था, फुल मेजोरिटी। 1 जगह मुस्लिम लीग, 1 जगह जो है मुस्लिम लीग और 2 जगह अन्य दलों का गठबंधन। अदर पार्टी का जो है वो अलायंस बना। टोटल 8 जगह कांग्रेस की सरकार थी। हो गया? नहीं सर। 8 हो गया। ये मुस्लिम लीग 1 सीट जो जीता था वो कहाँ से था? बंगाल। हो गया? बाबा साहब भी लड़े थे सर। हाँ? बाबा साहब लड़े थे, वो भी लड़े थे इलेक्शन। चलिए 5 कहां है वो लिखिए। मद्रास, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। 5 हो गए। तथा उड़ीसा। 3 कहां है वो लिखिए। बंबई, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत। आज का जो पाकिस्तान है वहां पर पाकिस्तान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, समझिए। पश्चिमोत्तर प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बम्बई, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत। सर ये महाराष्ट्र बम्बई अलग अलग है अभी। बंबई पहले एक राज्य था जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र था, ठीक है। दोनों को बंबई को डिवाइड करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया। ये अलग अलग हो गया? लिखिए। बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस। बंगाल, पंजाब और सिंध में
वंचित रह, बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस बहुमत से वंचित रह गई। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी, पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी, बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी, प्रजा पार्टी, और सिंध में मुस्लिम लीग, सिंध में मुस्लिम लीग। हो गया। ये सरकार चला कब तक? ये जो प्रांतीय सरकार है कब तक चला? 1937 से 1939 तक। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया और यहीं से हमारा संविधान सभा का भी मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और आजादी का भी। तो इसके बाद एक भारत छोड़ो आंदोलन का कल क्लास है, बाकी खत्म। हाँ? क्या बोल? हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री का सुविधा नहीं है सर। इसके बाद झारखंड की है। वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत